गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 23 नवंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो पहला आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका पेपर नंबर 2 में जीएस मेंस के अंदर कहाँ पे होगा। ऑफ कोर्स आईआर में होगा। ऑल्दो इंडिया का भी यहाँ पे इतना बड़ा भाग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पहला ये वर्ल्ड से और दूसरा जो हमारा फर्स्ट पेज से आर्टिकल होने वाला है जो कि इंडिया की साइड को यहाँ पे दिखाने वाला है, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या है आर्टिकल। आर्टिकल बोल रहा है कि टेम्परेरी ट्रूस यानी कि रोकथाम कर दी गई है, लेकिन वो रोकथाम परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। ठीक है, किस चीज़ ने रोकथाम की है? इजराइल की तरफ से ये रोकथाम की गई है। जो लगातार उनका अटैक हो रहा था, एयर अटैक, गोलाबारी लगातार चल रही थी, उसके ऊपर 4 दिनों तक, ठीक है, 4 डेज की टेम्परेरी हुई है। क्यों हुई है? इजराइल ने ऐसा क्यों करेगा? ऐसा तो है नहीं कि इजराइल बहुत ज़्यादा दया आ गई उनको लोगों के ऊपर इसलिए करेगा, नहीं। इजराइल ने और जो हमास है गाज़ा का ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप, उन दोनों ने मिलके क्या किया है? उन दोनों ने मिलके समझौता किया है और समझौते के अनुसार इस बात पे हामी भरी गई है कि हमास 15 जो उसके हॉस्टेजेस बनाए हुए हैं, उसने 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर घुस के वो वहाँ से ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे होस्टेज बना के ले आया था, बंदी बना के लेके चले गए थे गाज़ा के अंदर। तो उनमें से 50 जो होस्टेज है जिनके अंदर औरतें, बच्चे सब हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा। बदले में जब इजराइल अपनी तरफ से जो पैलेस्टाइन लोग हैं, गाज़ा के लोग हैं जो उनकी जेल में बंद है, वहाँ से 150 लोगों को छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है कि हमास ने थोड़ा सा इसके ऊपर अपर हैंड रखा है, क्योंकि वो सिर्फ 50 लोगों को छोड़ रहा है और उसके बदले में आपसे क्या ले रहा है? 150 लोगों को वापस मांग रहा है। खैर जो भी हो, अच्छी बात यहाँ पे यही है कि लोगों को, जो आम लोग हैं, नागरिक है वहाँ के, उनको लगातार अटैक से, फायरिंग से छुटकारा मिलेगा कुछ दिनों तक, और हो सकता है कि ये परमानेंट भी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और हम पहुंच जाते हैं पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 जो है वहाँ पे हमारी जो न्यूज़ है वो है इंडिया के रिगार्डिंग। ठीक है, अब इंडिया का क्या है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो G20 के ऊपर एक वर्चुअल मीटिंग ले रहे थे। आप देख पा रहे हैं ये फोटो यहाँ पे बीच में। ये जो वर्चुअल मीटिंग थी ना G20 के आपके जो कंट्रीज़ है, जो कि मैं बहुत बार यहाँ पे बता चुकी हूँ, जो मतलब ग्रुप ऑफ 20 होता है, और इसकी अब की बार न्यू दिल्ली ने इसकी लीडरशिप की है। हर साल यहाँ के जो लीडर होते हैं वो लगातार एक एक कंट्री को जाते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इससे पहले इसकी जो लीडरशिप हुई थी वो आपकी हुई थी बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये इंडिया के पास आया घूमते हुए, फिर अब ये उधर चला जाएगा जो कि और एशिया की कंट्रीज़ हैं। तो इसी तरीके से चल रहा है। 2023 क्या था? इंडिया की तरफ से G20 का लीडर रहा है और अभी भी इसी वजह से यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग जो है इसके उपलक्ष्य में की जा रही थी, जिसके अंदर आपके चाइना और रशिया जैसे लीडर्स ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, उनका जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन रशिया से, और चाइना से जी जिनपिंग, इन दोनों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। जबकि ये फिजिकल जो मीटिंग्स होती थी उनमें नहीं आते थे, क्योंकि रशिया को कहीं ना कहीं ये डर था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर वो रशिया से बाहर निकलेंगे। तो क्यों अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्योंकि रशिया के ऊपर लगातार ये ब्लेम लग रहा है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वॉर क्राइम्स को अंजाम दिया है। अब आप कहेंगे कि वॉर क्राइम्स क्या होते हैं? देखिए, वॉर क्राइम्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिनको इंटरनेशनल लॉ, आपका जो सभी देशों के लॉ है उसके अंदर इसको माना गया है, और इसके अंदर वॉर करिए कोई बात नहीं, लेकिन वॉर के अंदर कुछ चीज़ों को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स को नहीं पहुंचा सकते हैं। ये बात अभी हम रिलेट कर सकते हैं किस चीज़ से? हाँ, जो इजराइल ने किया है गाज़ा के ऊपर, राइट? तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो इनके ऊपर जो इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट है IJC जो है, उन्होंने इनको गिरफ्तार करने का ऑर्डर पास कर दिया था। तो इसलिए नहीं आ रहे थे, लेकिन वर्चुअली में ये भी यहाँ पे आए। और इन्हीं मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी बात है कि होस्टेजेस को फ्री किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अभी सिर्फ 50 को नहीं बल्कि सभी जो होस्टेजेस है उनको रिलीज़ कर देना चाहिए गाज़ा की तरफ से।
ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो आपका दिखाई दे रहा है ना युद्ध या जो ये कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये अब रीजनल नहीं होना चाहिए कि अब ये बार बार होता ही रहेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो आगे रिजल्ट हैं वो रिजल्ट हमें थोड़े अच्छे दिखाई देने चाहिए। यही एक प्रधानमंत्री की तरफ से, इंडिया की तरफ से हमारे स्टेटमेंट जा रही है दोनों कंट्रीज़ को। अगेन हमारा जो स्टैंड है न्यू दिल्ली का वो वैसे ही बरकरार रहता है। वो कहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। कि हम लोग भी, तो आप देखिए ना कैसे इंडिया और पाकिस्तान जो कि कभी एक हुआ करते थे, लेकिन आज अलग अलग टेरिटरी करके 1971 में हमारा जो युद्ध हुआ है बांग्लादेश को, जिसने पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश को जन्म दे दिया, और ऐसे ही हमारे और जो वॉर्स हुए हैं उनके बाद ये बात समझ में आ गई है कि एटलीस्ट हमें अलग अलग रह के अपने अपने विकास पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही नहीं लड़ता रहना चाहिए कि नहीं ये टेरिटरी मेरी है वापस दो, ये टेरिटरी मेरी है वापस दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन इंडिया की तरफ से, और कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिया खुद इसका पार्ट रह चुका है, उसने बहुत सारे ऐसे अटैक देखे हैं जैसे कि 26/11 जो कि अभी होगा, मतलब कि बेसिकली हुआ था, 26 आने वाली है 3 दिन के अंदर अंदर, तो ऑलमोस्ट 15 साल पहले ये इंडिया ने झेला हुआ है। तो बहुत सारी जो आज इजराइल, जो आज हमास कर रहे, वही चीज़ें इंडिया पहले झेल चुका, और कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस से इंडिया ये सब सॉल्यूशंस दे रहा है। खैर नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे एडिटोरियल पेज पे, जहाँ पे जो आर्टिकल है लिखा गया है पीएम कुमारस्वामी द्वारा, जो कि जेएनयू के अंदर आपके जो मिडल ईस्ट की स्टडीज़ हैं उनके प्रोफेसर हैं, ठीक है, जेएनयू के अंदर ये पढ़ाते हैं। और ये आपको बताते हैं कि कैसे जो आपने बेसिकली इन्होंने जो हमने अभी देखा है कि कैसे गाज़ा के अंदर से आपके जो हमास ग्रुप है उन्होंने 150 लोगों की मांग की है कि हमारे लोगों को छोड़िए, उसके बाद हम जो आपके हॉस्टेज है 50 लोग उनको छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें प्रोफेसर बताते हैं कि कैसे आप वो जो 50 लोग छोड़ रहे हैं उनका अभी तक ये पता नहीं है कि वो लोग बेसिकली क्या होंगे, सिर्फ बच्चे होंगे या वुमन होंगी, ऐसा माना गया है। जो एल्डरली लोग हैं, जो जीवन में अभी थोड़े से उम्र जिनकी हो गई है, जिनको मेडिकल नीड्स है, उनके बारे में कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। रही बात दूसरी, वो कहते हैं कि इससे क्या इम्पैक्ट होगा, इससे एक ये इम्पैक्ट भी होगा कि जिन लोगों को छोड़ दिया जाएगा, 50 होस्टेजेस को छोड़ दिया गया है, कितने में से छोड़ दिया गया, आउट ऑफ 236 इतने लोगों में से छोड़ दिया गया। तो जो बचे हुए आपके जो लोग होंगे, ऑलमोस्ट 186 जो लोग बचेंगे, इनकी जो फैमिलीज होंगी उनके लिए एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक मेरा मानना है कि शायद उनके लिए उम्मीद भी बढ़ जाए कि ये आए हैं तो हमारे लोग भी वापस आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होगा कि हमारे क्यों नहीं आए, हम अनफॉर्चुनेट हैं, ऐसी सिचुएशंस उनको दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पे प्रोफेसर कहते हैं कि कैसे ये 4 दिन की सीज़ फायर की गई है, और यहाँ पे जो आपकी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है ICRC, वो कह रहे हैं उनको इजराइल ने ये काम सौंपा है कि वो सभी होस्टेजेस की जानकारी ले गाजा से, ठीक है। ये गाजा को भी बोला है और ICR को भी बोला है। वो कह रहे हैं कि हम इन्हीं पे भरोसा करते हैं, आप सारी की सारी डिटेल इन्हीं के साथ शेयर कर दीजिए। कारण क्या है, रीज़न पूछ रहे हैं कि इतने दिनों से जो मान नहीं रहे थे वो एकदम से ऐसी बातों पे कैसे मान जाते हैं, राइट। यहाँ पे तो हमें जाहिर सी बात है कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि इजराइल को इसका नुकसान ज़्यादा हुआ है, उनको 150 लोगों के बदले 50 लोग मिल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर बताते हैं कि कैसे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहीं ना कहीं, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से आप जो बाइडेन को ले सकते हैं जो कि USA के आपके प्रेसिडेंट है, राइट। तो USA के जो प्रेसिडेंट है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो सरकार है, उनका थोड़ा सा आपके यहाँ पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको ये बात मानना पड़ेगा, हम युद्ध में आपके साथ रहे हैं अभी तक, और अब हम चाहते हैं कि आप ये जो बोला जा रहा है इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। इसके अलावा जो कतर के अमीर है, यानी कि जो कतर आपकी कंट्री है, उसके जो अमीर यानी कि वहाँ के एक तरीके से पॉलिटिकल हेड हुए, मोनार्की हुए, तो उनका भी बोलना है, जो कि है तमाम बिन हमाद अल थानी, उन्होंने भी बोला है कि ये जो डील है ये
उन्हीं की वजह से बेसिकली सक्सेसफुल हो पाई है, क्योंकि वो दोनों कंट्रीज से बात कर रहे हैं, दोनों बेसिकली जो ग्रुप है उनसे बात कर रहे हैं और इस डील को सक्सेसफुल करवाने में इनका हाथ बहुत बड़ा है। तो ये जो दोनों लोग हैं, इन लोगों ने मिल के ये डील करवाई है। और कहीं ना कहीं जो इजराइल का एक एटीट्यूड हम इतने टाइम से देख रहे थे कि अब हम लोग नहीं रुकेंगे, अब हम लोग किसी की नहीं सुनेंगे, यूएन उनसे बोल रहा है, रेजोल्यूशन पास कर रहा है, लेकिन फिर भी इजराइल का एटीट्यूड कुछ अलग था, वो यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दिया। और उसका एकमात्र कारण है आपका यूएस की तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर होना, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका ये भी एक सवाल उठता है, यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है कि जो आपके इज़राइल के अंदर जो कुछ ग्रुप्स हैं ना, जैसे कि अलगमर टेरर विक्टिम एसोसिएशन, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये फैसला ठीक नहीं लिया गया है। और इस फैसले के खिलाफ हम लोग जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है आपका इज़राइल में ही, या मान लीजिए हमारे यहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरीके से वो लोग वहाँ पे जाएंगे और इस फैसले के खिलाफ जाके अपील करेंगे कि ये फैसला इज़राइल ने ठीक नहीं लिया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ठीक है, ये सब डील हुई है, हमें पता चला है, ओके, लेकिन इसके डील से पहले कितने ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 11,000 लोग जो हैं वो जा चुके हैं, मौत उनकी हो चुकी है गाज़ा के अंदर, और ऑलमोस्ट 1500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जा चुके हैं इज़राइल की तरफ से। उनमें से 66 तो आपके सोल्जर ही थे जो लड़ रहे थे सामने फ्रंट पे आके, उनकी डेथ हो चुकी है। ये कह रहे हैं कि जो टेम्परेरी फ्रेजाइल है, अब यहाँ से देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट आगे क्या आ सकता है। कह रहे हैं जो ये टेम्परेरी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में भूमिका नहीं निभा पाएगी। क्यों नहीं निभा पाएगी? कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि होस्टेजेस को इधर से उधर दिया जा रहा है, नहीं, पहले भी ऐसा बहुत बार देखा जा चुका है, छोटी मोटी जगहों पे ऐसा देखा जा चुका है, ठीक है। पहले जब एक बार 2005 की बात होती है तो ऑलमोस्ट 300 जो प्रिजनर्स थे आपके, उनको इज़राइल ने इधर भेजा था, उधर की तरफ से 1000 लोग यहाँ पे आए थे, ठीक है, इज़राइल के अंदर एंट्री करते हैं। तो ऐसे छोटा बहुत बार हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत पुराना है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली है क्यों। शॉर्ट में फिर भी समझ लेते हैं कि ये आपका इज़राइल है, ठीक है, यहाँ पे आपका बांटा गया था गाज़ा स्ट्रिप, और यहाँ पे आपका था वेस्ट बैंक, ओके। तो ये वेस्ट बैंक है और बीच में आपका इज़राइल है। चलिए दूसरे रंग से हम कर देते हैं इज़राइल को। ये आपका जब इज़राइल को बांटा गया था 1942 के अंदर, तब इज़राइल को ये जो आपका यूएन का रेजोल्यूशन है उसका ये आप मैप लगा के चलिए कि गाज़ा वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन ठीक गाज़ा और वेस्ट बैंक जो है इतनी भूमिका वहाँ पे थी उनकी। लेकिन अगर अब हम कंपेयर करें कुछ समय के बाद, या आज का वेस्ट बैंक और जो गाज़ा है उसको देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जो इज़राइल है उसने बहुत सारा जो वेस्ट बैंक का हिस्सा था, पैलेस्टाइन का हिस्सा था, उस पर कब्जा कर चुका है इज़राइल, ठीक है। अब हम फिर से देखेंगे वेस्ट बैंक हमारा, फिर से गाज़ा जो है वो पिंक से होगा, वेस्ट बैंक पे पिंक से होगा। तो उन्होंने कहाँ जो बाउंड्री पहले बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी वो हिस्से उन्होंने रख लिए अपने पास। इसके अलावा, ये तो आप मैप देख रहे हैं, इसके अलावा हमें ये भी पता है कि 2005 वो साल था जहाँ पे 1890s के दौरान जब हमास का जन्म होता है और वो जब उनको मजबूर करते हैं इज़राइल की गवर्नमेंट को कि नहीं, हमें हमारे ऊपर खुद रूल करना है। तो 2005 का वो साल था जिस साल आपका जो इज़राइल है वो परमिशन दे देता है कि हमास अपना यहाँ पे गवर्नमेंट, या कोई भी बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे आके अपनी गवर्नमेंट खुद से फॉर्म कर सकती है और खुद से अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकती है। ऐसा है कुछ वेस्ट बैंक के साथ भी होता है। तो वेस्ट बैंक के अंदर आपके आ जाती है पैलेस्टाइन अथॉरिटी, PA यहाँ पे बन जाती हैं, और यहाँ पे हमास एज ए इलेक्ट होके गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। वो इलेक्शन करते हैं और वो लोग जीत जाते हैं और फिर यहाँ पे हमास एज ए गवर्नमेंट आती है। तब से 2005 से लेके आज 2023 हो चुका है, तब से लगातार वहाँ पे हमास एज ए पॉलिटिकल पार्टी की तरह
काम करती है, ठीक है, उनकी खुद की मिलिट्री है। और पैलेस्टाइन जो है, वेस्ट गाजा जो आपका दिख रहा है, वेस्ट बैंक जो दिख रहा है, उसके अंदर आपका कौन है, उसके अंदर है आपकी पैलेस्टाइन अथॉरिटी, PA, ठीक है। और अभी ये भी मानना है, हमने पहले भी आर्टिकल्स देखे कि कैसे कुछ जो रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनका ये भी मानना है कि शायद अगर ये अभी सीज फायर नहीं होता तो हमास को पूरा अगर ख़त्म कर देता इस बार इजराइल, तो PA के जो आपके प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद अब्बास, उनको यहाँ पे फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया जा सकता था। कहीं ना कहीं आप सिचुएशन देखिए, क्या आपको ये थोड़ा सा इंडिया से मिलता जुलता दिखाई नहीं दे रहा है? कैसे बात करते हैं, बिल्कुल जब इंडिया का पार्टिसिपेशन किया जाता है, ठीक है, जब इंडिया को 2 टुकड़ों में बांटा जाता है, तो हमें पता था कि इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं वो किस प्रकार बांटी गई थी। उनको बांटा गया था कि जो इधर का एरिया आपका इंडिया का होगा, अब मैं आपको एक छोटा शॉर्ट नोट बता रही हूँ, ये आपका होगा इधर पाकिस्तान, ठीक है, इतने भाग में, और ये आपका होगा इधर बांग्लादेश का जो रीजन है, ये होगा आपका ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन जब 1971 के युद्ध होता है, जहाँ पे इंदिरा गांधी अपनी कमांड को संभालती हैं और कहीं ना कहीं साथ देती हैं, जो कि बांग्लादेश खुद कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीना कहीं ना कहीं हराम कर रखा था उन लोगों का। तो इंदिरा गांधी अपनी जो सेना है उनको ट्रेनिंग दिलवाती है वहाँ के लोगों को, और इसके बाद वो एक बड़ी भूमिका निभाते हुए पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान है, उसका नाम बदल के हो जाता है आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे बांग्लादेश, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ही देखिए इजराइल में भी, कि इजराइल बीच में है और इधर भी पैलेस्टाइन के लोग हैं, इधर भी पैलेस्टाइन के लोग हैं। तो ये थोड़ा बहुत सिचुएशन सिमिलर सी हमें दिखाई दे रही है। खैर, यहीं पे हमारा आज का ये वाला आर्टिकल ख़त्म हो जाता है। ये कहते हैं कि शायद ये परमानेंट पीस तो नहीं ला पाएगा, क्योंकि हम पहले से देखते आ रहे हैं, इसके लिए कुछ और सॉल्यूशंस लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल पॉलिटिकल जो अकाउंटेबिलिटी है हमास की और वेस्ट बैंक की, उनके ऊपर इंटरनेशनल एफर्ट करने पड़ेंगे कि जो इजराइल की सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जाए। गाज़ा के जो बॉर्डर है, स्पेशली गाज़ा की, हमें पता है कि जो अटैक हुआ था वो ग्राउंड से हुआ था, बॉर्डर से हुआ था, है ना, राइट। तो बॉर्डर की जो भी आपके एरिया थे, वहाँ से जो लोग थे उनको मारा गया, किडनैप किया गया, और फिर से बॉर्डर के थ्रू वापस लेके गाजा स्ट्रिप के अंदर उनको चले गए। तो यही सब यहाँ पे प्रॉब्लम है, और सॉल्यूशन अभी कुछ दिखाई दे रहा नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सप्लेन्ड पेज की तरफ, जो कि पहला आर्टिकल बात कर रहा है केरला नर्स फेसिंग डेथ पेनल्टी इन यमन। तो ये जो है, हमने पहले भी इन आर्टिकल्स पे बात की है कि कैसे जब आपके कतर के अंदर जो हमारे पहले सोल्जर्स थे उनको आपका वो दिया गया था, डेथ पेनल्टी दी गई थी 6 सोल्जर्स को जो कि आपके नेवी में काम करते थे। तब हमने देखा था कि पहली ऐसी कंट्री नहीं है जिस कंट्री के अंदर हमारे जो डायस्पोरा है, हमारे जो लोग हैं, उनको डेथ पेनल्टी मिली है। कुछ ऐसी ही आपकी एक कंट्री है यहाँ पे, यमन। और यमन के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत बुरे हैं, क्योंकि यमन में आपका 2015 में हुआ था, क्या हुआ था, सिविल वॉर, और उसके बाद से इंडिया ने वहाँ पर आने जाने में बैन लगा दिया था, ठीक है, कि कोई भी यमन में ना आ पाएगा, ना यमन से इंडिया आ पाएगा, ना इंडिया से यमन जा पाएगा। तो ये बैन लगा हुआ था। और उससे पहले ये कहानी है आपकी नमीशा प्रिया की, ठीक है, नमीशा प्रिया के बारे में। कौन है नमीशा प्रिया? नमीशा प्रिया जो है वो एक नर्स होती थी, ठीक है, वो एक नर्स थी। केरला से उन्होंने अपनी नर्सिंग की पूरी पढ़ाई की। उसके बाद वो 2008 में चली जाती हैं आपकी यमन के अंदर, जब उनकी शायद उम्र बहुत छोटी रही होगी, क्योंकि आज 2023 में उनकी उम्र ऑलमोस्ट 34 ईयर्स है, ठीक है, 34 ईयर्स है। तो वो बिल्कुल बहुत छोटी एज में ही अपना चली गई वहाँ पे यमन के अंदर। और यमन के अंदर 18-19 साल की एज में जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे, क्योंकि परिवार के लिए काम करना था, तो एज अ नर्स का काम किया। उनके जो पेरेंट्स हैं वो वेज लेबरर्स हैं, ठीक है, यानी कि दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं, डेली के जो वेजेस पे काम करते हैं, वो उनके परिवार के लोग हैं। और ये उनकी स्टोरी थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब वो लगातार वहाँ पे काम करती हैं, फिर वो कभी कभी वापस अपने केरला में भी आती हैं, वापस आके वो शादी कर लेती हैं, ठीक है, केरला के अंदर। और जो उनके हस्बैंड थे वो उनके साथ वापस से चली जाती हैं यमन 1 साल के बाद ही। इसके बाद उनकी एक बेटी होती है, डॉटर होती है, और 2015 में दोनों हस्बैंड
हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग अपना एक खुद का क्लिनिक खोल लें, ऐसा सोचते हैं। और क्लिनिक खोलने के लिए वो लोग पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मतलब ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि यमन के अंदर कोई भी फॉरेनर अपने नाम से वहाँ पे क्लिनिक नहीं खोल सकता है। तो इसके लिए दोनों हस्बैंड वाइफ किसी पार्टनर को ढूंढने लग जाते हैं, और उसी ढूंढते हुए उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि था आपका मेहदी, ठीक है। तो मेहदी ये जो नाम है, ये आपको एक पार्टनर इनका मिलता है, कहता है ठीक है, मैं आपका जो है कुछ शेयर ले लूँगा और आपके अपने नाम से हॉस्पिटल को रजिस्टर कराऊंगा और हम लोग इनकम को बांट लेंगे। ऐसा होने के बाद जो इसके हस्बैंड है वो आ जाते हैं आपके केरला में वापस, प्रिया के हस्बैंड, और डॉटर को लेके वो वापस आते हैं कि हम लोग कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं जो क्लिनिक को खोलने में खर्च और आएगा। इनकम को बढ़ाने के लिए इन्होंने सोचा था, लेकिन तभी वहाँ पे वापस वो नहीं जा पाते। 2015 में वहाँ बैन हो जाता है, क्योंकि 2015 में आपकी जो प्रिया है वो तो यमन के अंदर ही रह रही थी और वहाँ पे इनका आना जाना को इंडियन गवर्नमेंट बैन कर देती है। सिविल वॉर वहाँ पे छिड़ी हुई थी, और इसी के बीच में मेहदी जो है वो डुप्लीकेट आपके वो बनवा लेता कार्ड। वो कहता है कि मैं इसके साथ केरला घूमने के लिए गया था और उसमें हम लोगों ने शादी कर ली थी। ऑल्दो वो केरला आया था, जब ये लोग यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ आती हैं पैसे के लिए, तब वो भी एज ए टूरिस्ट केरला आया था घूमने के लिए। लेकिन यहाँ विक्टिम जो है उनके पेरेंट्स का बोलना है कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, जब उसका पहले से हस्बैंड है तो वो शादी क्यों करेगी, राइट। फैमिली वालों की तरफ से ये बयान आया, और वो जो वहाँ पे केस किया गया तो यमन की जो कोर्ट है उन्होंने मेहंदी की बात को मान लिया। उनको शॉर्ट टर्म टेम्प्रेरी थोड़ी सी जेल भी हुई। उसके बाद जो मेहदी है वो उसको एज अ हस्बैंड वाइफ वहाँ पे रहने, एज अ कपल मतलब कि वहाँ पे उनको रहना पड़ा, और वो उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करने लगा। इसी चीज़ से परेशान होके उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे वो भी मेहंदी ने अपने पास रख लिए थे, और जब उसको जेल के अंदर था तो वो रोज़ उसके आगे आके भीख मांगती थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स को वापस दे दो, मुझे केरला जाना है। यही सोच के वहाँ पर जो एक ऑफिसर थे जो जेल के अंदर, उनको प्रिया के ऊपर दया आई और उन्होंने उनको बोला कि मैं आपको डाइवर्स दिलवाने में मदद करूंगा, आप जस्ट घर पे जाइए, कोई बात नहीं, इनके साथ रहिए। तभी उनकी एक फ्रेंड होती है जो कि थी हन्ना, ठीक है, जो कि उनके साथ पहले से वहाँ पे काम करती थी। और प्रिया और हन्ना मिलके क्या करते हैं, सेडेट करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको नशीली दवाई दे देंगे और इंजेक्शन लगा देते हैं। दोनों नर्स थी, उनको पता था, और फिर इसके पास से कुछ साइन वगैरह करवा के नशे के अंदर, और फिर हम लोग, मैं मतलब कि बेसिकली जो प्रिया है वो वहाँ से निकल जाएगी और केरला आ जाएगी। लेकिन हुआ कुछ और, हुआ ये कि आपका जो मेहदी था उसकी यहाँ पे हो जाती है मौत, ओवरडोज की वजह से। उन्होंने इंजेक्शन तो उसको लगा दिया लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। और इससे भयानक उन्होंने और बड़ी गलती की कि हना, ऐसा माना जा रहा है कि जो उसकी दोस्त है जो कि वहीं की थी, यमन की ही वो रेजिडेंट थी परमानेंट, उन्होंने उसको बोला कि चलो बचने का अब कोई रास्ता नहीं है तो इसकी बॉडी को हम लोग पीसीस के अंदर काट देते हैं। दोनों ने मिलकर उसकी बॉडी को पीसीस के अंदर काटा, जो कि बहुत ही भयानक दृश्य रहा होगा। और फिर उसको एक डैम के सहारे, एक जो आपका वाटर बॉडी होती है वहाँ पे जाके फेंक दिया, और दोनों वहाँ पे छुप गई, ठीक है। इस तरीके से बर्ताव करने लगी कि जैसे अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम अभी तक आई ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। ये सब होने के बाद जब उनको बॉडी मिलती है तो यहाँ पे प्रिया को दिया जाता है डेथ सेंटेंस, और जो आपकी हन्ना है उनको कोर्ट वहाँ पे देती है लाइफ प्रिजनमेंट, कि पूरे जीवन उसको आजीवन अब जेल में काटना पड़ेगा। तो ये उनको दिया जाता है। अब केस आता है इंडियन गवर्नमेंट के पास। इंडिया में जो वहाँ की उसकी जो मदर है, बेसिकली प्रिया की मदर, वो इंडियन गवर्नमेंट के पास जाके गुहार लगाती है कि मुझे यमन जाने दिया जाए, मैं जो मेहंदी की फैमिली है उनके साथ बात करूँगी, नेगोशिएट करूँगी, और जो पैसा देना होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड मनी के नाम पर, अगर ब्लड मनी ऐसा होता है कि अगर आप इतना पैसा प्रोवाइड करवा देते हो तो डेथ सेंटेंस को छोड़ दिया जाता है, आपको छोड़ दिया जाता है। ये वहाँ का एक रूल है। किसके तहत छोड़ दिया जाता है? ब्लड मनी के तहत। तो वो कहती है कि मैं उनको ब्लड मनी दे दूंगी, मतलब बेसिकली ये मनी आपको देनी पड़ती है जो कि विक्टिम थे,
ठीक है, समझौते के लिए, जो कि विक्टिम की फैमिली है उनको ये देना पड़ेगा। अगर वो आपका हामी भर देते हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हम आपको छोड़ रहे हैं, तो फिर जो बेसिकली वहाँ पे प्रिजनर है उसको छोड़ दिया जाता है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे अपील लगाती है कि हाई कोर्ट के पास, यानी कि जो बड़ा कोर्ट है वहाँ पे वो अपील जाए, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट की अपील को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम दोनों केसेस में ही देख पा रहे हैं। कतर में भी नेवी के अंदर जो अपील लगाई गई थी उसको भी रद्द कर दिया गया था, और यहाँ पे भी इसको रद्द कर दिया जाता है। चलिए जरा एक बार यमन की हम लोग लोकेशन देख लेते हैं कि यमन है कहाँ पे मैप के ऊपर। तो ये है आपका हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे जब हम ऊपर से अंदर जाएंगे तो हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पे इंडिया से ईस्ट की तरफ चलते टाइम सऊदी अरेबिया है, और सऊदी अरेबिया के नीचे ये आपका यमन है। और वो जो रहते थे यहाँ सना के अंदर, जो कि यहाँ की कैपिटल भी है। ठीक है, इस एरिया के अंदर वो लोग यहाँ पे रहते थे, प्रिया और उसका हस्बैंड। और यहाँ पे आपका ओमान, हम बात कर रहे थे कतर की, तो यहाँ पे देखिए कतर की लोकेशन जो कि पर्शियन गल्फ के अंदर आपको दिखाई देगी। ये जो कंट्रीज हैं जिसके अंदर आपका जॉर्डन आ रहा है, इजराइल आ रहा है, सीरिया आ रहा है, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई एंड आपका कतर, ये जो कंट्रीज आप देख पा रहे हैं ये जिस प्लेटू के ऊपर है, जैसे हमारा बेसिकली हमारा जो इंडिया है वो भी नीचे जो है डक्कन प्लेटू वहाँ पे है, इसी तरीके से यहाँ पे जिस प्लेटू के ऊपर है इसको बोला जाता है अरेबियन प्लेटू। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और लोकेशन हम यहाँ पे देख चुके हैं, तो चलिए वापस चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। तो कहते हैं यहाँ पे ये आर्टिकल हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं गोल्ड फिश के बारे में। क्या है गोल्ड फिश? गोल एक मछली या फिश है, ऑफ कोर्स नाम से समझ में आ रहा है। इसको गुजरात जो स्टेट है उसने अपना स्टेट फिश घोषित किया है। ठीक है, स्टेट फिश घोषित कर चुके हैं वो। इसके अलावा क्यों किया गया है? 3 कारणों से किया गया है। यहाँ पे 3 कारण जो है वो गुजरात के जो ऑफिसर हैं उनकी तरफ से पता चला। पहला वो रीज़न बता रहे हैं कि ये यूनिक बहुत है, कि ये बहुत ज़्यादा आपको अलग दिखाई देगी दूसरी फिशेस से। ठीक है, दूसरा वो रीजन बता रहे हैं कि एक्सपेंसिव है, तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी है क्योंकि इसको इंपोर्ट कर दिया जाता है। इसको कुछ कंट्रीज़ में इसको एज अ आपकी जो इकोनॉमिक वैल्यू मैं लिख देती हूँ पहले, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर आपके इसको एज अ डेलिक्वेसी की तरह देखा जाता है कि ये उनका खाने का एक तरीका है, कस्टम के अंदर आ गया है। तो इस तरीके से इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है। और थर्ड यहाँ पे रीज़न है कंजर्वेशन का, कि इसको बचाना भी है। ठीक है, उसको कंजर्व भी करना है। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से इसको एज अ स्टेट फिश यहाँ पे घोषित कर दिया गया है गुजरात की तरफ से। खैर ये तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन इसके अलावा चलिए कुछ और बात करते हैं। हमें ये भी याद होना चाहिए कि गुजरात में और क्या क्या पाया जाता है। जैसे कि गुजरात के अंदर होती है आपकी गिर काऊ। तो क्या है गिर काऊ? गिर काऊ जो होती है वो आपकी आती है गिर फॉरेस्ट के अंदर। गुजरात के अंदर गिर फॉरेस्ट है। इसके अलावा इसी नाम से गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और हम देखते हैं कि गिर काऊ जो है वो अभी कुछ दिनों पहले 10-15 दिन पहले न्यूज़ में थी, जो कि वहाँ की गुजरात की इंडिजीनियस है, यहीं पे रहती है, काफ़ी हाई यील्ड की है, ये ज़्यादा दूध देती है, बीमारियां इसको बहुत कम होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी इसको पूरा जो इंडिया का एरिया है वहाँ पे ये अडेप्ट कर सकती है, तो ज़्यादा दूध देगी और बीमारियों से मुक्त रहेगी, इसी वजह से ये न्यूज़ में थी। इसके अलावा हम देखते हैं गिर नेशनल पार्क के बारे में, कि यहाँ पे आपको इकलौता ऐसा है जहाँ पे आपको एशियाटिक लायन मिलते हैं। ठीक है, एशियाटिक लायन आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जो ये एशियाटिक लायंस हैं ये कब यहाँ पे इनका कंजर्वेशन और चल रहा है, ये आपका होता है प्रोजेक्ट लाइन के अंदर। प्रोजेक्ट लाइन के अंदर ऐसा भी माना गया था कि इन लायंस को इस गिर नेशनल पार्क से निकाल के कूनो जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहाँ तक भी ट्रांसफ़र कुछ कर देना चाहिए, लेकिन वहाँ पे अब इंट्रोड्यूस हो चुका है प्रोजेक्ट चीता, जो कि आपके जो हम नामीबिया से लेके आए थे पिछले साल कुछ टाइगर्स को, 24 टाइगर्स ऑलमोस्ट, और वो वहाँ पे अब रह रहे हैं। तो खैर ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो याद रहनी चाहिए। उसके अलावा चलिए चलते हैं, हु इज़ गुरपतवान सिंह पन्नून अलेज टारगेट ऑफ मर्डर प्लॉट इन यूएस। क्या कह रहे हैं, यूके जो है यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने फोल्ड कर दिया, यानी कि असफल कर दिया है। किस चीज़ को? उन्होंने असफल किया है एक प्लान को, एक स्ट्रेटेजी मानी जा रही है कि ये जो गुरपतवान सिंह पन्नू है ना, जो कि यूएस के अंदर रहते हैं और ये वहाँ पे एज अ अटॉर्नी काम करते हैं। ठीक है, क्या होता है अटॉर्नी? बेसिकली एक लॉयर है।
ये वहाँ पे अटॉर्नी एज अ वर्क करते हैं, इनका मर्डर प्लान बनाया गया था। यूके ने एक वार्निंग भेजी है इंडिया की तरफ, और हम देख पा रहे हैं कि कैसे आपका जैसे पहले कनाडा ने भी भेजा, अब यूके भी यहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहा है इंडिया के ऊपर, कह रहे हैं क्योंकि ये खालिस्तानी लीडर हैं, इन्होंने अपनी एक वहाँ पे फेडरेशन बनाई हुई है जिसको ये बोलते हैं सिक्स फॉर जस्टिस, ठीक है, SFJ ये बोलेंगे, सिक्स फॉर जस्टिस के नाम से, और ये उसको चलाते हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि सिक्स जो है वो अपना जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, और उसी के ये एक कार्यभार मतलब संभालते हैं, पूरे के पूरे फाउंडर हैं ये उसके। और इसी वजह से ये बोला जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है शायद उन्होंने इनको मारने का प्लान बनाया हो। ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट इसका बिल्कुल खिलाफ जा रही है, मना कर दे रही है। USA के अंदर ये रहते हैं, खालिस्तान मूवमेंट में पार्टिसिपेट रखते हैं, और इनकी तरफ से ज़्यादा इंडिया के अंदर जो इनकी पोजीशन है वो एज अ क्रिमिनल प्लस टेररिस्ट की है, ठीक है। क्यों है क्रिमिनल प्लस टेररिस्ट की? क्योंकि इन्होंने बेसिकली धमकियां दी हैं बहुत सारी। ये कहते हैं कि जो एयर इंडिया बॉम्बिंग हुई थी ना, जो कि 1985 के अंदर आपकी देखने को मिली थी, जहां पे खालिस्तानी ग्रुप्स ने ही 300 लोगों को, 300 प्लस जो लोग थे उनके बॉम्ब करके एयर इंडिया की जो फ्लाइट से इंडिया से कनाडा जाने वाली उसको उड़ा दिया था। बेसिकली वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, और ये काला धब्बा बन चुका है खालिस्तानियों के नाम पर। और इसके अलावा ये भी पता है कि कैसे दिल्ली में जो 1984 का मैसेकर हुआ था, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे सिख्स को मार दिया गया था जब PM इंदिरा गांधी जी को 30 जनवरी के अंदर उनका असैसिनेशन किया गया उनके ही बॉडीगार्ड के द्वारा, ठीक है, 1834 के अंदर। तो वो उसके बाद से ये एक धब्बा बना हुआ है आपका इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि उनका जो वो फैसला था वो बहुत ही बुरा या बहुत ही खराब फैसला था बेसिकली, अगर इंटरनेशनल तरीके से देखा जाए तो। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इनकी छवि बनाते हैं, इनकी इमेज जो है इंटरनेशनल रैलिमा के अंदर उसको बनाते हैं। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि ये जो आपका अटैक्स हुए थे उन्हीं की बार बार धमकी जो है वो यहाँ पे पन्नन जी दे रहे थे, ठीक है, पन्नन जो है वो दे रहे थे। और उन्होंने बोला है कि बेसिकली जो आपकी जो एयर इंडिया बॉम्बिंग हुई थी ना, ये कह रहे हैं कि अब से कोई भी सिख लोग एयर इंडिया की फ़्लाइट्स में ना बैठे। कह रहे हैं कि 14 नवंबर के बाद से कोई भी फ़्लाइट्स में ना बैठे, नहीं तो उनके लिए डिज़ास्टरस होगा। और लोगों को भी यही धमकियां देने, तो ऐसी धमकियों की वजह से ही उनको पंजाब के अंदर एज ए टेररिस्ट, इंडिया का जो पंजाब है वहाँ पे एज ए टेररिस्ट माना गया, उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। और यही सब, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक हमें जानने की ज़रूरत भी है। नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमी पेज के ऊपर, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्या बातें आई हैं। मतलब RBI के जो गवर्नर हैं उन्होंने बैंक्स को बोला है कि NBFC और जो बैंक्स है, NBFC क्या होता है? NBFC आपकी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बैंक्स होते हैं आपके जो नॉर्मल बैंक्स है वो तो सब जानते ही हैं, और NBFCs में आप एग्जांपल ले तो पेटीएम का ले सकते हैं, गूगल पे का ले सकते हैं। तो ये सब आपकी नॉन बैंकिंग है, बैंक नहीं है लेकिन फिर भी एज अ बैंक की तरह एक थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो RBI ने इनको NBFCs का स्टेटस दिया हुआ है। ये कह रहे हैं बहुत दिनों से लगातार यही चल रहा है कि RBI ने 25 बेसिक पॉइंट्स को बढ़ा दिया था। किस चीज़ में? जो आप लोग NBFCs जो है वो लोन दे रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं। ये डाटा निकल के आया है कि ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 155.66 लाख करोड़ का लोन दिया जा चुका है 2023 के अंदर, ठीक है, 155.66 लाख करोड़। इतना ज़्यादा लोन इंडिया के लोगों ने लिया हुआ है। ये जो पूरी की पूरी अक्यूमुलेट है, मतलब इकट्ठा की हुई राशि ये हमारी निकल के आती है कि ठीक है, अगर इसको कंटेक्स्ट में देखा जाए कि क्रेडिट कितना बड़ा है, तो ये क्रेडिट जो है वो आपका बड़ा है इस साल ऑलमोस्ट 20.42%, 20% से जो आपका कर्ज ले रहे हैं लोग वो बढ़ चुका है। और कहीं ना कहीं RBI को इसी की चिंता है कि अगर बाय चांस ये लोग NPA चले जाते हैं, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं, लोन को वापस नहीं करते हैं, तो ये जो बैंक्स है, तो ये जो आपकी NBFCs है वो खुद को कैसे संभाल पाएंगी। और इसी वजह से RBI बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करता है, जैसे कि रेपो रेट को यूज़ करता है, या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो आपका होता है SLR, जिसके अंदर कुछ बैंक्स को या जो कुछ RBI के अंदर है उन लोगों को 20 to 40% जो उनके पास डिपॉजिट हो रहा है उसको अपने पास रखना पड़ता है। मतलब बेसिकली एक ऐसा पैसा है जिसको आप लोन में नहीं दे सकते,
ठीक है, वो आप खुद के पास रखिए। कुछ पैसा जैसे कि 4% समथिंग जो आपके पास आया है वो आपको रिजर्व करके आपको रेपो करना होगा, आरबीआई के पास जाके रखना होगा कि ये पैसा हम अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं। कुछ एनबीएफसीज के ऊपर जो एसएलआर है वो आरबीआई थोड़ा कम लगाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास ना रखें, आप इनको अपने पास रखिए लेकिन इसको बचा के रखिए, इसको आप लोन में नहीं दे सकते हो। ठीक है, अगर बाई चांस वो फिर भी लोन देते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर आरबीआई आपका लगाता है स्ट्रिंजेंट उनके ऊपर जो भी पनिशमेंट हो सकती है। हो सकता है कि वो उनको एनबीएफसीज की कैटेगरी से ही बाहर निकाल दे, राइट। तो ये पनिशमेंट होती है, इसी वजह से बैंक्स को और एनबीएफसीज को यहाँ पे आरबीआई की बात माननी पड़ती है। और आरबीआई के गवर्नर्स ने यही बोला है कि इतना ज़्यादा एंथुजियाज्म मत दिखाइए, इतना ज़्यादा आप लोग एक्सुबेरेंस मत कीजिए। ठीक है, आप आराम से, ठीक है, लोन्स वगैरह दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी रिस्क को आप मैनेज करने के बाद ही ये करिए। ठीक है, रिस्क का पहले असेसमेंट कर लीजिए और ध्यान रखिए आपके पास अपनी कैपेसिटी पहले पूरी की पूरी होनी चाहिए। खैर, यहीं पे इसी आर्टिकल के साथ हमारा आज का न्यूज़पेपर होता है ख़त्म। एंड थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सपने जो हैं आपके उनकी तरफ बढ़ते रहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।